हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम देखने जा रहे हैं जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके होने वाले री एग्ज़ाम, जिसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। तो जो हमारा अब री एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है यूपी पुलिस के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जीडी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो दर है, इस दर पे जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो रेपो दर क्या होती है और रिवर्स रेपो दर क्या होती है, तो बस आपको ध्यान से सुनना है। बात करें रिवर्स रेपो दर की, तो ये क्या होती है? अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर उधार प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। मतलब कि जो आरबीआई है वो किसी वाणिज्यिक बैंक से उधार ले रही है तो जिस दर पे ले रही है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और उसके जस्ट विपरीत अगर जो आरबीआई है वो किसी बैंक को उधार दे रही है और जिस दर पे दे रही है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी कोई भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। बात करें तो उपराष्ट्रपति जो देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद होता है, ये आर्टिकल, इसकी अगर आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 66(3) में इनकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। ये कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, और जिसमें आयु का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है कि किस पद के लिए कितनी आयु होनी जरूरी है। उसे बहुत ही छोटी सी वीडियो है, 3-4 मिनट की, उसे जाके आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। अब ये एक रिट है जो कि किसके पास होता है? तो हमारे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास होता है। बात करें तो उच्चतम न्यायालय को जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, और अगर बात करें हमारा जो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, यहाँ पे करेक्ट करिएगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट कितने में? 226। इन दोनों के तहत, आर्टिकल के तहत इनको रिट जारी करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत क्या है? रिट जारी करने का आदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके पुत्र की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और इनके पुत्र कौन थे? अशोक थे। तो ये ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? अशोक, बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। बात करें तो अगर इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बिंबिसार की, तो बिंबिसार जो थे हर्यंक वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार की बात करें तो हमें पता चल गया मौर्य वंश के थे ये, और किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक की बात करें तो ये भी मौर्य वंश के थे और बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो ये किस वंश के थे? तो ये गुप्त वंश के थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सैयद वंश। और थोड़ा सा हम क्रम जान लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, बस आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करते हैं। उसके बाद चलता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद गयासुद्दीन तुगलक जो हैं ये स्थापना करते हैं तुगलक वंश की। बात करें सैयद वंश, उसके बाद सैयद वंश आता है तुगलक के बाद, तो खिज्र खां इसकी स्थापना करते हैं। और अंतिम कौन आता है? लोधी वंश, जो कि बहलोल लोधी इसकी स्थापना करते हैं। तो ये सभी जो हैं वंश ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 1526 में हमें पता है इब्राहिम लोधी जो अंतिम शासक होते हैं लोधी वंश के, उनका युद्ध होता है किससे? बाबर से, और बाबर इस युद्ध में जीत जाते हैं और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो लोधी वंश के बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे क्रम हमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें तो हमारे देश, हमारे विश्व की, हमारे वर्ल्ड की अगर बात करें तो एक है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, AIAU के नाम से इसे जानते हैं। इसने 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा ये कि ये बौने ग्रह हैं, ये रियल में ग्रह की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रह के जो लक्षण होते हैं वो प्लूटो में नहीं है। तो इनको बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया, और इसको पहले ये ग्रहों में शामिल थे और ग्रहों से निकाल के इन्हें बौने ग्रहों में शामिल कर दिया। कब? 24 अगस्त 2006 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा कि बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान है। तो बात करें बलुआ पत्थर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक अवसादी चट्टान है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों में आते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कौन कौन और आते हैं अवसादी चट्टानों में, बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, अभी हमने देखा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बांग्लोमरेट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अवसादी चट्टानों में। और आग्नेय में भी पूछता है, आग्नेय में भी ध्यान रखिएगा, आग्नेय में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ग्रेबो, पिच स्टोन, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? आग्नेय चट्टानों में आती हैं। तो ये ध्यान रखना है ग्रेनाइट में कौन कौन, आग्नेय चट्टानों में क्या कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ग्रेबो, पिच स्टोन, ये सारी आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गेहूँ एक डैश है। तो बात करें गेहूँ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गेहूँ एक प्रकार की औषधि है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन प्रोटीन, जो कि औषधि है जिसमें गुड़ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं के किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी, ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ये सभी रेंगने वाले जंतु हैं, और रेंगने वाले जंतुओं को सरीसृप कहा जाता है। तो ये सरीसृप वर्ग के जंतु हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बात कर ले थोड़ा सा सरीसृप जंतुओं की, तो छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा, स्फेनोडॉन एक जीव है जो कि सरीसृप है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जो शरीर होता है, इनकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि शरीर जो होता है, ताप जो होता है शरीर का, वो वातावरण के साथ बढ़ता घटता रहता है। ये जिस ताप में जाते हैं इनका शरीर का तापमान उसी प्रकार हो जाता है। तो इसलिए इसे असमतापी के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? असमतापी। और मानव शरीर की बात करें तो क्या हमारा शरीर, हम जहाँ जाते हैं उस हिसाब से क्या उसका ताप बढ़ता घटता रहता है? तो नहीं, हमारे शरीर का जो ताप है बढ़ता घटता नहीं रहता है। इसलिए हम क्या हैं? समतापी हैं। समान अवस्था में हमारे शरीर का ताप बना रहता है। अब आपको बताना है शरीर का तापमान, सामान्य तापमान हमारे शरीर का कितना होता है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये असमतापी होते हैं क्योंकि ताप जहाँ भी जिस वातावरण में जाते हैं इनका ताप उसी हिसाब से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तनाव मापी। तो मृदा जल में तनाव मापन के लिए तनाव मापी का प्रयोग किया जाता है। और बात करें अगर पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन कुछ पूछे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा। पायरोमीटर सुदूर स्थित ताप युक्त पिंडों का जो ताप होता है उसे मापने के लिए, सुदूर स्थित मतलब पिंडों, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जो कि बहुत दूर स्थित हैं, इनके ताप को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अब बात करें फोटोमीटर की, तो फोटोमीटर क्या है? प्रकाश मापी है, नाम से ही पता चल रहा है। इसका काम क्या होता है कि अगर दो स्रोत हैं, प्रकाश स्रोत हैं, और दोनों के बीच ताप की तुलना करनी है तो प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है शुष्क क्वेश्चन नहीं, जो ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। शुष्क आर्द्रता मापी, तो ये नाम से ही पता चल रहा है वातावरण की आर्द्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? जब और भी बात कर लेते हैं। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। शक्ति का क्या होता है? वॉट होता है। वॉट शक्ति का है, पास्कल दाब का है। और ये हमको ध्यान रखना है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक का मतलब क्या है? कुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है कि वो पदार्थ जिससे कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं? कुचालक के नाम से जानते हैं। तो इसमें जितने भी धातुएं होती हैं वो लगभग चालक होती हैं, उनसे धारा या फिर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, जैसे कि सीसा हो गया, ये एक अधातु है, ये एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। तो सीसा क्या हो जाएगा इसमें? इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। तो कंप्यूटर में स्थायी रूप से अगर डाटा संचित करने का जो काम करता है वो रोम करता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगना है। जंग लगना क्या होता है, लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो इसको ध्यान रखिएगा, उस पर फेरिक ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है और ये जो क्रिया होती है इसे ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन को ही रिडॉक्स कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको में जान लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन ऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्साइड धूम कोहरे का एक घटक नहीं है। धूम कोहरा क्या होता है, तो जब धुआं और कोहरा दोनों आपस में मिलते हैं तो धूम कोहरा बनता है। इसके जो प्रमुख घटक हैं, परिवर्तनशील जैविक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, धूम कोहरे के घटक होते हैं। तो ध्यान रखना है ये तीनों ही धूम कोहरे के घटक हैं, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, तो ये अब पूछा नहीं जा सकता, लेकिन यह हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन इनमें से बन सकता है कि कौन सा इसमें से घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है। तो ये तो बहुत ईजी है, योजना आयोग की जगह पे इसकी स्थापना की गई है। बात कर ले थोड़ा तो कब की गई थी, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा 1950 में योजना आयोग की, और इसी को बदल करके 2015 में क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी स्थापना कब होती है, तो डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना होती है, नीति आयोग की स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग के, तो प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम जो होते हैं यही क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो सरकार के थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो पहली बार काम करने वाले जो लेजर था इसका आविष्कार टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था। टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था। रॉन्जन के द्वारा क्या किया गया था, एक्सरे की खोज की गई थी। और ए.एच. टेलर के द्वारा क्या किया गया था, तो राडार के विकास में योगदान दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, W.H. रॉन्जन, एक्सरे, टी.एच. मेनन पहली बार काम करने वाली लेजर का आविष्कार किया था। और इसका आपको ढूंढ के या पता करके अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित का मिलान करना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें गौरीशंकर देवीलाल। गौरीशंकर देवीलाल किससे संबंधित हैं, तो कथक से संबंधित हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए नहीं, मतलब बांसुरी से संबंधित है हरिप्रकाश चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसमें दूसरे में क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए, मतलब कि आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। ध्यान रखिएगा ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेते हैं कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। गौरीशंकर देवीलाल कथक से, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी से। एम एफ हुसैन की बात करें तो इस चित्रकला से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन किससे हैं, तबला से हैं। जाकिर हुसैन तबला से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ये बहुत पूछा गया, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल इकाई है। पास्कल की अगर बात करें तो क्या नापने की इकाई है, तो पास्कल इसका अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ऑप्शन नंबर बी, दाब का मापक है। कौन, पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी सेल आउट नामक पुस्तक किसने लिखी है, या इसके लेखक कौन है। तो बात करें दी सेल आउट के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए, पॉल बेट्टी हैं। पॉल बेट्टी इनके रचयिता हैं। और बाकी अगर बात करें कुछ और भी जैसे याद रखना है, द वाइट टाइगर किसकी रचना है, अरविंद अडिगा की है। द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। और बात करें तो एलिनोर कैटन की कौन सी रचना है, प्रमुख रचना एलिनोर कैटन की है, द ल्यूमिनरीज किसकी रचना है, एलिनोर कैटन की है। हॉवर्ड जैकबसन की कौन सी रचना है, तो हॉवर्ड जैकबसन की द फिंकलर क्वेश्चन जो है ये हॉवर्ड जैकबसन की है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। पॉल बेट्टी का हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉल बेट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो किस सरकार के द्वारा की गई, तो छत्तीसगढ़ जो सरकार है, ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई थी। जो ये योजना है धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, इसमें सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना ही एक तरीके का इसका उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र
प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि जो इसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे उसको मैंने हटाया है, क्योंकि वो उस टाइम के क्वेश्चंस थे तो जिसका हमारे लिए अभी कोई यूज नहीं है, तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखना है जो कि रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं एक बार। लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। किसकी स्थापना की गई है, ललित कला अकादमी की, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब स्थापना की गई, तो 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई, जिसको अब राष्ट्रीय कला अकादमी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो हमें ये जानना है कि किससे किससे स्पर्श करती है, बाकी तो जो भी आएगा हम कर ही लेंगे। देख लेते हैं किससे स्पर्श करती है। तो आप कहीं नोट कर लीजिए, जो यूपी की भौगोलिक सीमा है, यूपी की जो सीमा है वो कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। 9 में से 8 राज्य हैं और एक यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। तो बात करें कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो पहले तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अगर आपने मैप रखा है तो वहाँ पे देख लीजिए, फटाफट याद हो जाएगा। तो उत्तराखंड को स्पर्श करती है, हिमाचल प्रदेश को दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, और एक और है झारखंड। तो इन सभी को स्पर्श करती है, कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। तो ध्यान रखिएगा यूपी की जो सीमा है, अगर पूछता है कि 9 राज्यों को स्पर्श करती है तो 9 को नहीं 8 को, रियल में 8 राज्यों को स्पर्श करती है और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, तो दिल्ली हो जाएगा, एकमात्र दिल्ली है, बाकी किसी को नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा है कि कौन किसको स्पर्श नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा को। उड़ीसा को स्पर्श नहीं करती, बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सभी राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा कि डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। कब आया, डेट पूछा है, टाइम पूछा है, कब आया। तो जो हमें पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को ही काट के बनाया गया। इसमें अगर बात करें तो ये एक 27वां राज्य था देश का। ये कौन सा राज्य था, 27वां राज्य था। और थोड़ी सी बात करें तो स्थापना हुई इसकी 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है डैश उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तक के सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो ये बहुत ही फेमस नृत्य है, चारकुला नृत्य, जो कि ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। तो बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है जो सारनाथ है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। 5 शिष्यों को दिया था पहला उपदेश, सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था। इस घटना को किस नाम से जानते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इस घटना को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है। तो जो भी अधातु होंगे उसमें, जो कि बिजली का स्थानांतरण नहीं करते हैं, बिजली का प्रवाह जिसमें नहीं हो पाएगा, वो कुचालक है। इसमें देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा कुछ और है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। ताप का तो सुचालक है लेकिन बिजली का प्रवाह उसमें से नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो अभ्रक है ये बिजली को पास नहीं होने देता लेकिन ताप को पास होने देता है। ताप के लिए सुचालक है लेकिन बिजली के लिए कुचालक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। तो अधिकांश जो कीट पतंगे होते हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं, तो ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा लेते हैं। ट्रेकिया प्रणाली सिस्टम होता है इनके अंदर और इसी की वजह से ये सांस ले पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। तो बात करें, ये हम बात कर चुके हैं पहले। 1 एकड़ में कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 4840 वर्ग गज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
तो बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी आपका 1935 में, ऑप्शन नंबर डी। बात करें कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, और ये बहुत ध्यान रखना है हमें। 1 जनवरी 1949, स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हो जाती है, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को होता है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है, तो एक जगह नोट करिए फटाफट। अगर बात करें हाँ राज्य पशु की, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारस जो है ये राज्य पक्षी है। अब कुछ बाकी जो भी हैं उनसे ध्यान रख लेते हैं। राज्य पशु जो है उत्तर प्रदेश का वो बारहसिंगा है। राज्य मछली जो है वो चीतल है। राज्य पक्षी सारस है। राज्य वृक्ष जो है अशोक है। अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किसमें, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल में। राज्य जो वृक्ष है वो क्या है, अशोक है। राज्य पुष्प क्या है, पलाश है। तो अब बाकी अशोक को छोड़ के याद रख लीजिए, पुष्प पलाश, पशु बारहसिंगा, मछली चीतल, राज्य पक्षी सारस। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2/3 जो सदस्य हैं उनका समर्थन आवश्यक होता है पद से हटाने के लिए। तो ये हो गए हमारे आज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीटेड हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।